आपका स्वागत है। जैसा कि 11th और 9th से मैंने इस बार मिड टर्म की शुरुआत की थी, काफ़ी अच्छी सफलता रही। सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, इसको लेकर काफ़ी मनोबल हमारा भी बढ़ता है और लगभग 9th और 11th के दोनों ही क्लास के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। लगभग 4000-5000 बच्चों ने देख लिया था वीडियो को। अब इसी पहल में मैंने मैथ्स की कोशिश की है 10th क्लास की, और कोशिश और भी क्लासेस की है 101% पेपर में वही आने की। मेरी जो अपने हिसाब से जो मैंने बनाया है वन डे बिफोर के तर्ज पे ही है मिड टर्म एग्जाम के लिए। जो जो चैप्टर्स आएंगे वो, और जो जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है, केवल मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और बिल्कुल मैं टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में है, तो मैंने बेस्ट टेक्स्ट बुक को लिया है इस बार, क्योंकि बाकी सारे वीडियो जो पहले के हैं उसको आप देखेंगे, उसमें जो भी फर्स्ट टर्म अभी लास्ट ईयर के जो 23-24 के हैं, जो चैप्टर नहीं आने वाले हैं उसको केवल आप उसको स्किप करिए। बाकी पूरे वीडियोस बहुत ही काम के हैं। 101% पेपर आपका उसी में से आने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जो ना आया हो फिर से कह रहा हूं, और इस बार जो मिड टर्म के जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो फोकस करके बता रहा हूं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास नंबर सिस्टम है पहला, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर है, 6 मार्क्स का है। अलजेब्रा 20 मार्क्स का है ना। अब इसमें चैप्टर 2 और 3 है, लेकिन 4 हमारे पास अब नहीं है ना। 4 और 5 मान लीजिए, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है ना। ये चैप्टर अभी आपके एनुअल टर्म में आना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी कि चैप्टर 6 हो गया, है ना। ये जो आपका जो है ज्योमेट्री नहीं, 6 मार्क्स का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर 7 हो गया आपका। और ज्योमेट्री है, जैसे कि इसमें थेल्स थ्योरम है, बीपीटी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है पेपर में, 101% होना ही चाहिए। उसमें बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का रिवीजन और कोशिश करूंगा सॉल्व करके भी दिखाऊं, ताकि ये ज़्यादा फ्रूटफुल वीडियो हो सके, है ना। तो जो भी है, और मैथ्स फैकल्टी की जैसी डिमांड रह रही है और बच्चों के जैसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उसी के अकॉर्डिंग अगला प्लान करता हूँ। तो इसमें मेरी कोशिश है कि ज्योमेट्री जो है, ये चैप्टर 6 है, 15 मार्क्स है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, अलजेब्रा और इसका, तो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, 12 मार्क्स का है। इसमें देखिए 8 और 9 दोनों ही चैप्टर आने वाले हैं। और मेंसुरेशन, इसमें एरिया रिलेटेड सर्कल, यानी कि सर्कल का वृत्त वाला जो शेडेड रीजन, ये सब है, तो वही है। तो मैं, और स्टैटिस्टिक्स सबसे इजी है, 11 मार्क्स है। तो ये जो टोटल 80 मार्क्स का था, इसमें कई चैप्टर जो एनुअल टर्म में आने हैं, तो मिड टर्म में नहीं आएंगे। 4th है, 5th है, 10th है, 12th है, 14 है ना। जैसे कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण है। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करूं और सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैथमेटिक्स में लैंग्वेज इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें कि चैप्टर वाइज मैं जो भी क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में है ना, जो आने के चांसेस हैं, मैं उनको बताऊंगा। सबसे पहला चीज है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे और नोट भी करते रहें, जैसे कि एलसीएम निकालने का है ना, और एचसीएफ का है। तो एलसीएम और एचसीएफ में जैसे कंटेंट वाइज हम चलें, तो किसी भी चीज को जब हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है 2 की पावर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, है ना। ये मान लेते हैं P है, Q है आपका 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5 एंड 5, ये है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो मिनिमम, एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम पावर को देखते हैं। जैसे मिनिमम पावर क्या हुआ यहाँ, 2 की पावर 3 की पावर 2 एंड 5 में कम क्या है, 3 की पावर 2 और 5, तो 5 तो दोनों में नहीं है, तो 5 की पावर 0 यानी कि 1। तो ये हो गया हमारा एचसीएम। लेकिन एलसीएम जब हम देखते हैं तो दोनों में मैक्सिमम पावर को हम देखते हैं। मैक्सिमम पावर जैसे कि 2 एंड 3 की 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 में हमारा क्या हुआ, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 में 3 की पावर 5, है ना, एंड 5, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं है, तो ये एचसीएफ हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना कि कैसे हम एलसीएम निकाले। फैक्टर कर लीजिए, पहले मान लेते हैं 140 है, तो 140 को ऐसे करके आप कर सकते हैं, 272, फिर 35, है ना, 5 एंड 7 ऐसे करके। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, फुल सिलेबस कोशिश करूंगा कि हाफ एन आवर मैक्सिमम 45 मिनट्स में कवर हो जाए। तो ये जो है इस तरीके से। अब इस पे एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, P इंटू क्यू बराबर H इंटू एल, है ना। कई बार क्यों निकालना होता है, ठीक है। तो आप देखिए दोनों को जो भी है, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना तरीका भी सीखिए। मिड टर्म एग्जाम आपका है, तो ये आपको एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी कराता है ना। तो जैसे P की वैल्यू क्या होगी वो लिखिए, Q बराबर क्या है वो लिखिए, H बराबर क्या है ये लिखिए, है ना। Q निकालना है तो उसके बराबर ऐसे लगा दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, फट से कर दीजिए, आपसे गलतियां भी नहीं होंगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इस वाले में
कोई भी क्वेश्चन। और मैं एक चीज बताऊं कि मेरे जो अभी पिछले साल के जो लेटेस्ट लास्ट ईयर वाले जो वीडियो है 101% पेपर पूरा वो मिला लीजिएगा। 2 ही वीडियो हैं मेनली मस्ट डू वाले, है ना, जिसमें मैंने 50-50 क्वेश्चंस के इस तरीके के सेट दिए हैं और 4 साल से कंटिन्यूअस वो आ रहे हैं। वो आप देख लेंगे, वो मैंने स्लाइड्स पे करके दिखाया है। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा भी, तो आप ध्यान रखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। दूसरा है 6 की पावर n, जो इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और 5 है। 5 में कहता है कि 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0, तो इसको क्या लिखना है, 6 की पावर इक्वल्स टू 2 की n 3 की पावर n। शॉर्टकट में लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैं लेकिन क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, है ना, 5 नहीं है। तो यही लिखते हैं कि किसी भी वर्ड को जैसे कि वो 0 से एंड हो। 0 से एंड कब होगा, जब 5 और 2 दोनों होगा। जैसे 6 है तो 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 होगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 होगा, 6 की पावर 3 होगा तो 216 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि 6 आ रहा है। कोई पूछे कि क्या इसका एंड 4 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 से हो सकता नहीं, केवल 6 से ही एंड होगा। लेकिन कोई कहता है 0 से नहीं होगा, तो 0 से होने के लिए तो चाहे वो 6 की पावर n हो या 8 की पावर n हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो उसमें 2 and 5 लिखते हैं। लैंग्वेज वही है, टू द पॉइंट, मेरे स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। तो आप पिछले में, अभी मैं लैंग्वेज ज्यादा लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल बनाना और आपका क्विक रिवीजन भी कराना। अब देखिए इसके बाद अगला 6th क्वेश्चन में कहता है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी है, जैसे 7 into 11 into 13 है और यहाँ 7 into 11 है ना, और इसमें क्या लिखा है कि प्लस 13 है ना, और यहाँ पे है 7 into 6 into 5 into करके ये करके प्लस 5 है ना। तो ये देखिए यहाँ प्लस 5 है, प्लस 5 है, ये चीज इसमें जरूर पाएगा। ये कॉमन ले लेंगे, बाकी इसको लिख देंगे ये प्लस ये। अब जैसे आप कॉमन लेके करेंगे तो 2 फैक्टर हो गए। यहाँ पे देखिए ये नंबर 101% दोनों में कॉमन एक नंबर है, वो आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो बाकी जो बचा वो यहाँ आ गया, प्लस ये 1 हो गया, तो ये भी 2 नंबर के मल्टीप्लाई में हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स है ना। कंपोजिट नंबर्स वही होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो अब इसमें और कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, रवि टेक्स 12 मिनट। अब कहता है कि एक 18 मिनट में एक राउंड लगाता है, एक 12 मिनट में राउंड लगाता है। तो दोनों कितने मिनट के बाद आपस में, जैसे ये पॉइंट है यहां से राउंड लगा रहे हैं, एक को लगता है 18 मिनट, दूसरे को 12 मिनट। तो हम वैसे समझ रहे हैं कि 18 into 2 36, यानी कि 36 मिनट पे दोनों ही एक जगह पॉइंट पे होंगे। तो हम वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में निकाला क्या हमने, तो एलसीएम निकाला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपको लगे कि ज्यादा आंसर आने वाला है, बड़ा वाला, तो 30 एलसीएम होगा। और जब लगता है कि छोटे नंबर आने हैं, जैसे कि बैंड वाले हैं क्वेश्चंस, कि कितने इतने आर्मी हैं, इतने बैंड वाले हैं, उनको कैसे हम सजाएं कि ताकि वो पूरी लाइन वो कंप्लीट रहे, ये नहीं कि अंत में 3 बच जाए 2 बच जाए। हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको सॉल्व करके देखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्लाइड्स में पूरी लैंग्वेज के साथ है। पिछले साल के सारे वीडियो 1 डे बिफोर जो मर्जी आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जैसे √5 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले हम उसको मान लेते हैं कि इरेशनल नहीं है तो रेशनल है, फिर p/q मानते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल किया हुआ है, मैं इसलिए ज्यादा करूंगा, लेंदी हो जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन 3 + 2 √5 है, ये ज्यादा इजी होते हैं जो 2 नंबर वाले हैं। जैसे कि कहता है कि 3 + 2 √5 है, तो इसको भी मैं p/q लिखूं, इरेशनल को एक साथ p/q -3 हो जाएगा। अब ये √5 तो ये बट्टे में 2 हो जाएगा। पहले एलसीएम ले ले तो और अच्छा है, तो p -3q। अब ये 2 है ऊपर तो ये आ गया बट्टे में। अब देखिए ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो हम कहते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था और गलत मान लिया था, तो इसलिए ये हमारे गलत हो गए, ये इरेशनल नंबर ही है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 101% होगा कल की तारीख में। एक क्वेश्चन ये होगा, आपको बताऊं एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी होंगे ये, तो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं, जैसे कि प्राइम नंबर 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट
नंबर है और जो कि क्या है, सम नंबर है, इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में ये आपको देगा 6 मार्क्स, 6 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम आपके 1 मार्क्स के भी होंगे, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 नंबर का और होगा, 2 ऐसे करके आपके 6 नंबर पूरे होंगे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये ध्यान रखिए कि जीरोज इक्वेशन है। अब इसके कितने जीरोज होंगे? 2। जितनी बार कोई कट कर रहा है उतने जीरोज हैं। अब कितने होंगे? 3। तो ये जीरोज बताने के, उसके बाद कोई लीनियर इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन है, 3 पॉइंट है, तो हमेशा वो लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण होंगे, पॉलिनोमियल यानी कि बुक पर। ठीक है। अब देखिए अगर एक कट नहीं करेगा तो उसके जीरो नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आते हैं। और अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स कहते हैं माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी हम इक्वेशन ले ही लेते हैं, मैं किताब देखूंगा टाइम लगेगा। मान लेते हैं 4x² माइनस 5x प्लस 9 है ना। तो ये अब ये जो इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए कि एक इक्वेशन में से, या इसको लाइन कर देता हूं, सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन है, मान लेते हैं इसमें मैं अल्फा प्लस बीटा कहूंगा तो माइनस बी बाई ए, माइनस ऑलरेडी 5 है तो 5 और ए की वैल्यू 4। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है -9 और ए की वैल्यू 4। तो ये हो गया। कई बार ये दिया हुआ है, कहता है इक्वेशन बनाओ, तो फार्मूला है x² माइनस sx प्लस बी। ये मैं फार्मूला क्यों लिखता हूं? कई बार बच्चे ज्यादा लैंग्वेज लिखते हैं, x² माइनस मूलों का योग गुणा x, यानी कि सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सब लिखने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है ना। आपको टाइम भी बचाना है क्योंकि दिमाग लगाइए सॉल्व करने में। तो ये फार्मूला लिखेंगे, इसके एक और भी फायदा है। जैसे कि फायदा ये है कि अगर मान लेते हैं आपको अल्फा² प्लस बीटा² निकालना है, कहता है नए रूट्स अल्फा² और बीटा² है, तो इसका सम निकालेंगे तो सीधा ऐसे लिखेंगे। अगर मैं उसकी जगह कुछ और यूज कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी। और इसका फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब प्रोडक्ट की बात होगी तो अल्फा² बीटा² होगा, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। और अल्फा बीटा मान लेते हैं 9/4 है, तो इसका होल स्क्वायर 81/16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वो भी निकल जाएगा, फिर यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कई बार कहता है कि क्वेश्चन बनाइए या सम ऑफ रूट्स बताइए या वेरीफाई करिए, तो ये सब क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। इसमें आपके पास केवल ये वाला फार्मूला और ये यूज करिए, आपके 4 नंबर कम से कम पूरे हो जाएंगे। इसके एक्सरसाइज 2.1 और 2 में, जैसे एक क्वेश्चन में और बता देता हूं, जैसे t² माइनस 15 है, t² यहां लिखता हूं, t² माइनस 15 है। अब यहां सोचते हैं बच्चे कि a है, b है, क्या है, c है। तो देखिए a कुछ नहीं है, a है 1, यानी कि जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ है वो a है। b क्या है, यहां 0 है, c का टर्म ही नहीं है तो b 0 है, और c की वैल्यू होगी -15। a1 b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 15। अगर मैं इसको रूट्स वैसे निकालता ना तो बहुत आसान था, t² हो जाता 15, तो t की वैल्यू हो जाती प्लस माइनस √15, है ना जी। लेकिन फिर भी अल्फा बीटा ये सब हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं। आप उसको बस देखिए कि x² वाला जो है वो a है, x वाला टर्म b है, और अगर माइनस लगा है तो माइनस में लिखिए, माइनस को बिल्कुल मत भूलिए, है ना। और जिसके साथ कोई नहीं कांस्टेंट है यानी कि वो c है। अब इसके बाद चैप्टर 3 है, इसमें ग्राफ वाले भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए आपके पास, क्योंकि देखिए 20 मार्क्स का वेटेज है, 80 में से देखा जाए तो 1/4 पेपर आपका अलजेब्रा ही है। 5th चैप्टर आना नहीं है ना, 4th क्वाड्रेटिक आना नहीं है। तो 101% वर्ड्स प्रॉब्लम आपके कहाँ होंगे, 3rd चैप्टर में से होंगे। अब 3rd चैप्टर में कई बार लोग सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि कैसे होगा, है ना, जबकि बहुत वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ईजी है। जैसे कि देखिए अगर मैं कोई सम कहता हूं और सॉल्व कर रहा हूं, उसको सॉल्यूशन जब भी मैं करूं तो कैसे करूंगा। चैप्टर 3 में मैं चैप्टर 3 के अंदर मान लो कोई कहता है कि 5 पेन है और 4 कॉपी है, उसकी कीमत है 25 रुपए, है ना। 5 पेन, तो माना कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x एंड 1 कॉपी y। अब कोई कहता है 5 पेन है तो 5x, 4 कॉपी है तो 4y बराबर है 55।
ऐसे कहता है 3 पेन 4 की जगह 6 2 मान लेते हैं, कॉपी है, वो है 35। तो इक्वेशन बन गया। मेन मकसद है इसको पूरा दोनों को इक्वल करना, इसको या तो इसको। कुछ समझ में नहीं आए तो अंत में इसको इससे, लेकिन देखिए बुद्धिमानी तो यह है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल आ जाएगा। कभी भी मेथड नहीं लिखा होता है कि सब्स्टिट्यूट मेथड करो या एलिमिनेट करो या क्या करो, है ना। तो इक्वल कोएफिशिएंट को करके यानी कि गुणक को बराबर करके सबसे आसान रहता है सॉल्व करना। जैसे कि ये यहाँ पे मैं जैसे 2 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6x, 2 × 2 4y, है ना, और 35 × 2 70। अब इक्वेशन को मुझे ये दोनों प्लस के साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, क्योंकि मकसद ही एक को काटना है ताकि x से दूसरे की y की वैल्यू निकले। ऐसे में एक और भी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर में 101% पेपर में देखने को मिल सकता है कि फ्रैक्शन है, भिन्न है वो। तो जब भी लिखा जाए तो हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y, यानी कि अंश को x मानते हैं, उसको नहीं मानिए ऐसे। सीधा लिखिए लेट द फ्रैक्शन बी x/y, माना कि भिन्न x/y है, तो कहा ठीक है भाई। अब कहता है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ा यानी कि x+1, डिनोमिनेटर में 2 घटा दिया तो y-2, ये हो गया 1/4, कहा ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे गुणा करिए, इक्वेशन 1 बनेगा। फिर कहता है दूसरा इक्वेशन बनेगा, अगेन लिख दीजिए। कहता है न्यूमरेटर में 3 माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर में 5 प्लस करते हैं, है ना, तो इक्वेशन 3/5 बन जाता है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन सेकेंड। ये होने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। इसी पे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि कहता है नदी की धारा में हम जा रहे हैं, है ना, तो धारा में जब हम जाते हैं नदी की धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, ऐसे क्वेश्चन में 2 चीजें मांगी जाती है। एक मांगा जाता है कि हमने मान लिया शांत जल में बिल्कुल स्टिल वाटर में स्पीड है y x km/h और धारा की स्ट्रीम की चाल है y km/h, है ना। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये हो गया हमारा x+y और यहाँ km/h। बच्चे लगाते नहीं है सब, इसके नंबर कट जाते हैं। किलोमीटर, ये पूरी लैंग्वेज पूरी लिखिए, मैं तो सॉल्व करके केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। जब हम अप स्ट्रीम करेंगे तो x-y, यानी कि धारा की चाल अगर 3 km/h है तो 3 किलोमीटर बढ़ जाएगी, धारा के साथ जाएंगे तो विपरीत आएंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम आएंगे तो घट जाएंगी। तो इक्वेशन हो गया ये दोनों। अब कहता है कि 5 किलोमीटर जाने में और आने में इतना टाइम लगता है, तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे कि 5 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगता है, तो एक फार्मूला लिख दीजिए पहले। जैसे कि मान लेते हैं टाइम होता क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर गया है तो 5/x+y, आने में लगा है तो 5 - x - y, ठीक है। दोनों में कहता है इसमें इतना टाइम ज्यादा लगता है, इसमें इतना कम लगता है, तो ऐसे करके इक्वेशन बन के आएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है और भी हैं जो कि आप इसको सॉल्व करते हैं। मैं कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स है क्या, 26। तो हम एक को x और y मानेंगे तो x - y हो गया 26, पहला क्वेश्चन। फिर कहता है कि 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक्चुअली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल उनके लिए बना रहा हूँ जो बहुत ही तैयारी भी कर चुके हैं और बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं, दोनों को ध्यान में रख कर बना रहा हूँ। तो यानी कि ऐसे ऐसे टॉपिक को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही आसानी से जो आप कर सकते हैं, केवल मैं ऐसी चीज़ों को नहीं कर रहा जो कि जिसमें आपको मुश्किल आ सकती है। तो देखिए कहता है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि ये बड़ी संख्या होगी। तो x और y की बात करें तो कहता है कि x 3y है, इस दूसरी संख्या का 3 गुणा है। तो ध्यान रखिए जिससे गुणा है या उस संख्या से है तो उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कर देंगे तो x 3x बराबर y हो जाएगा, यानी कि y तो 3 गुना होगा, गलत हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो 3y - y 26, 2y = 26, तो 26/2 13 हो गया। y की वैल्यू 13 तो x की वैल्यू हो गई हमारी 39, है ना। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब कहता है कि टैक्सी चार्ज, ये क्वेश्चन बहुत ही केस स्टडी भी बनाया जाता है कि एक व्यक्ति टैक्सी से जा रहा है, पहले किलोमीटर के उसके कुछ फिक्स चार्ज लगने हैं, बाकी किलोमीटर पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमने फिक्स चार्ज x मान लिया, 5 किलोमीटर गया तो x + 5y,
x प्लस 5y इक्वल्स टू हो गए, उसके 50 रुपए लग गए। अगर वो 12 किलोमीटर जाता है तो 90 रुपए लगते हैं, तो x प्लस 12y बराबर 90। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर कटेगा, क्योंकि एक तो कांस्टेंट दिया ही हुआ है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, इसको हम आसानी से कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक कोच वाला क्रिकेट बॉयज एंड गर्ल्स का है, 6 बॉल इतने बैट, सेम क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब एक चीज और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से, फादर सेज सन सेज, ऐसा करके, तो 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कहता है कि आज से 5 साल के बाद, ठीक है, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 times हो जाएंगे, ठीक है, और 5 years अगो 7 times थी, ठीक है। तो अब ऐसे में ध्यान रखिए कि जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो इसको मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूं आपको, ताकि ऐसा ना हो कि आपको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस तरह के टाइप्स के पेपर में कल 101% आपको मिलेंगे। तो देखिए, कहता है कि 5 years hence, पहले अगर मैं दोनों का एज, प्रेजेंट एज मान रहा हूं मैं, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु x ईयर है और ये y ईयर है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगा x माइनस 5 और ये क्या होगा y माइनस 5। ऐसा नहीं है कि पिताजी की आयु नहीं बढ़ेगी या पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी या घटेगी। 5 साल पहले तो ये हो गया x माइनस 5 y माइनस 5, और 5 years hence यानी कि 5 साल के बाद, पहले 5 साल बाद की बात है तो ये हो गया, और कहता है इससे 3 गुणे है। कभी भी पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि बच्चे की आयु अगर 4 साल है तो 4 गुणा 3 12 साल है ना। 12 साल का तो खैर फायदा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं बच्चा जो है 12 साल का है तो 12 गुणा 3 36 ईयर का फादर की एज हो जाएगी, है ना। तो ऐसे यानी कि पुत्र की एज में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक इक्वेशन यहां बना, कैसे बना, x माइनस 3y, ये 5 इंटू 3 15 था, ये प्लस 5 इधर आया माइनस 5 हो गया, यानी कि 10। एक इक्वेशन ये बना। फिर कहता है 5 years अगो, 5 साल पहले 7 times थी, तो यानी कि 5 साल पहले x माइनस 5, ये y माइनस 5 और यहाँ 7, तो इससे एक इक्वेशन बना। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा, है ना। बहुत, अगर 2 बच्चों की एज लिखा होता तो दोनों में यहाँ पे 5 + 5 हो जाता, क्योंकि दोनों की एज 5 बढ़ेगी, तो हम इधर 10 करते। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके बाद एक चीज और है, इसमें एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर में 2 नंबर में वैसे आएगा ही आएगा। वो क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है जो है मैनी सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट यानी कि संगत, तो क्या कहेंगे हम, इनको कंसिस्टेंट कहेंगे। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका कोई हल है, जबकि अगर हम दूसरा कहेंगे कि जिसमें कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे कि जिसमें नो सॉल्यूशन है, वहां ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, तो उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये होता है, यहाँ पे एक के ऊपर एक होती है, और उसमें क्या होता है, एक दोनों पैरेलल होती हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और एक 101% होगा जिसमें कहता है कि k की वैल्यू ज्ञात कीजिए या p की वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना, फाइंड करिए, जिससे कि ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, है ना। तो आप a1 देखिए x के साथ, पहले इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1 है, y के साथ है वो b1 है, वो c1 है। अब ये हमारे पास अलजेब्रा का, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, 1 नंबर 2 नंबर में भी होगा, उसके बाद एक ग्राफ का होगा, एक सॉल्यूशन का होगा। ये मिला जुलाकर आपके टोटल क्वेश्चन से पूरे मिलाकर 20 मार्क्स के 2 वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, एक केस स्टडी होगा। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स पूरे होंगे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 6 पे। अब हम बात करते हैं 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर में देखिए, थेल्स थ्योरम में 101% पेपर में आना है। थेल्स एंड कन्वर्सन दोनों के वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप वहां जाके डिटेल में उसको देख सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा ना, मस्ट टू वाले पिछले मेरे टॉपिक्स 101% पेपर में, इस बार भी दावा है, अभी से कह रहा हूँ, कम से कम पेपर में उसका 70-80% आपके एग्जाम में होगा। बस आपको करना क्या है, जो नहीं आ रहे चैप्टर, जैसे मैंने बताया है 4, 5, 6, 10, 4, 5, 10, 12 एंड 14, इसको आपको वहां से स्किप करना है, देखना नहीं है, बेवजह का देखना नहीं है, केवल काम की चीज देखिए। अब बात कर रहा हूं मैं इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस की ही बात कर ले रहा हूं अभी।
अब जैसे ये कहता है, इसमें जो ABCD है और ये EF है ना, और इसमें कहता है कि नॉन पैरेलल साइड्स है, EF इज पैरेलल टू AB। तो हमें ये करना है AE बाई ED बराबर BF बाई FC। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं ये लेता हूं, आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, ये O, तो AE बाई ED क्या होगा, AO बाई OC। ये हो गया AO बाई OC। और BF बाई FC करूंगा तो ये इधर से मैं पहले लिखूंगा, लैंग्वेज ये लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल CD, तो ये होगा BPT से, थियरम्स थ्योरम से। ऐसे मैं कहूंगा ABC में OF पैरेलल है AB के, तो ये किसके बराबर होगा, ये BC के बराबर होगा। और दोनों में मैं फिर लिखूंगा क्या, यानी कि पहले मैंने लिखा AE बाई ED बराबर AO बाई OC, फिर मैंने लिखा BF, देखिए BF बाई FC बराबर भी AO बाई OC। अब दोनों एक ही चीज के बराबर है, तो बाई इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी BPT से, तो हम कहेंगे ये बराबर ही है। ये लाइन लिख के लिख देंगे प्रूफ। तो आप समझिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये। जितने भी चैप्टर के क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस के मैंने वीडियो अलग बनाए हैं, स्क्रीनशॉट्स भी मैंने दे रखा है। मटेरियल की मेरे चैनल पे कमी नहीं है, खासकर मैथमेटिक्स जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए तो 101% मैंने पूरा ध्यान रखा है कि उसको मेरे चैनल पे अगर जाके के देखता है A to Z उसको चैप्टर वाइज में मिलेगा। अब ये इजी ट्रिक्स हैं। हम क्या लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं 3 लाइनें गिवन दिया है ना, क्या दिया है, ये ट्रेपीजियम यानी कि समलंब है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल लाइन। फिर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ये उसके पहले हम ये लिखते हैं कि क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, वो ये 3 लाइनों के ही 1 नंबर हो जाते हैं। हम कई बार क्वेश्चन को डर के छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, चाहे अंत में जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए, आधा हो स्टेप के नंबर होते हैं, तो स्टेप वाइज उसको सॉल्व करिए। अब इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी नजर जिस पे पड़ जा रही है वो मैं बता ही देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है कि ये PQR है और ये ST है। अब जरा ध्यान दीजिए, कभी भी प्रूव करना क्या है, इसमें प्रूव करना है कि PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल है, PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल है, PS बाई SQ बराबर PT बाई PR, PT बाई TR है। अब जरा ध्यान दीजिए, PS बाई SQ PT बाई TR है और ये कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है ना। PST और PQR सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से तो ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये इसके बराबर गिवन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन को मैं 3 अलग अलग तरीके से बताता हूं, अलग अलग टाइप से आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ये बराबर इसके है, तो सिमिलर प्रूव करना, तो सिमिलर क्या होगा, PST और यहां होगा PRQ। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे है। अब कैसे, जो एंगल जिसके बराबर है उसके बराबर लिख दीजिए। ये यहां S बराबर R है तो S के बराबर R लिख दीजिए, ठीक है ना। बचा तीसरा, तो वो अपने आप बराबर ही हो जाएगा। तो मिला जुलाकर जब भी क्वेश्चंस हैं हम उसको ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी आइसोसेलेस प्रूव करना था, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु के लिए ये बटे ये पहले दे रखा है, तो हमने कह दिया कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम बहुत आसानी से और भी हम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि चैप्टर में ही क्वेश्चंस दिए होते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इतने हैं। जैसे इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, इसकी 2 है, तो ये निकालो। आंख बंद करके ये बटे, पहले फार्मूला वही लिखे, AD बाई DB AE बाई EC, या जो यहाँ पे है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दूं मैं, है ना, कि ये बटे ये होगा। थियरम्स थ्योरम का स्टेटमेंट वाला लिखिए। उसके बाद क्या होता है कि कई बार हमें कहता है पूरा निकालो, तो ये दोनों निकाल कर जोड़ दीजिए।
कई बार यहाँ पे 3 दिया है, ये पूरा दिया है, 7 दिया है, तो हम कई बार ज्यादा करने के चक्कर में, वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं AE बटे AD, ये बटे पूरा, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होती है, गलत होने के चांसेस है। तो आप क्या करिए, 7 में से 3 घटाइए, 4 हो गया, तो ये निकल जाएगा। और देखिए, अगर ये क्वेश्चन है ABC है, ये DE है ना, तो कई बार इन दोनों के रिलेशन आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये ध्यान रखिए, AD बाई AB बराबर होगा DE बाई BC। कहता है ये 1 है, ये 2 है, तो ये होगा इसका 3। देखिए ये 1 2 3 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पूरा मिलाकर 3 हुआ। तो मैं जब 1/3 कहूंगा तो यहाँ DE बाई BC कहूंगा, है ना, तो D क्या होगा, 3DE बराबर BC, यानी कि 3D हो गया। यानी कि ये निकाला या दोनों को ये जोड़ा, तो फॉर्मूले में यहाँ पे ये बट्टे में पूरा होगा और ये बट्टे में DE बाई BC होगा। क्यों होता है, क्योंकि ADE ABC के सिमिलर होता है। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस 1 नंबर के आपके इसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मिड टर्म है, कई चैप्टर है आने नहीं है। जैसे कि आपका सर्कल वाला चैप्टर नहीं आना है, तो साफ सी बात है इसका वेटेज बढ़ेगा, तो सारा का सारा इसी में से आने हैं। तो क्वेश्चन में वैल्यू रखना है, पॉइंट में दिया है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाना है, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि अब जरा ध्यान दीजिए, ये AM और ये B और ये NL और ये CD, तो जरा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कहता क्या है, कि ऐसे में कहता है AM बाई MB, AN बाई ND लाना है। पहले आप देखो, इसको देखो आप लोग, ये इन तीनों में ये बटे ये है, यानी कि क्या AL बटे LC है। दूसरा भी ऑलरेडी हमारा AN बटे ND, वो भी AL बाई LC है, तो फिर हम लिखेंगे LHS सेम, तो दोनों ही सेम होंगे। क्लियर। अब जैसे कि 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 4, यहां जरा मैं इस 4th क्वेश्चन को देखूं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये है ना, और इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये और इसको मिला दिया, पैरेलल लाइन से पैरेलल दिखनी भी चाहिए, ये इसको मिला दिया, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में ये है A, ये B, ये C, D, E और ये F, है ना, और हमें प्रूव करना है BF बाई FE। जो मुझे प्रूव करना है वो मैं लिख रहा हूं, BF बाई FE बराबर प्रूव करना है BE बाई EC। अब जरा ध्यान दीजिए, BF बाई FE, BE बाई EC प्रूव करना है। अब जरा ध्यान दो, मैंने पहले इसको लिखा, पहले तो मैं गिवन टू प्रूव ये सब लिखूंगा। अब मैं फिर क्या लिख रहा हूं कि जो गिवन है BF बाई FE किसके बराबर है, AD बाई DA के। जब मैं BE बाई EC की बात कर रहा हूं तो वो भी बराबर किसके है, वो भी EC के। फिर मैं लिखूंगा क्या, बस ट्रायंगल आपको लैंग्वेज लिखना है। पहले हम लिखेंगे BF बाई FE को लेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ये पैरेलल ये, फिर उसके बाद हम लिखेंगे BPT, सब थेल्स थ्योरम से है। फिर हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC, तो फिर हम लिखेंगे BD बाई DA बराबर BE बाई EC। फिर LHS दोनों में बराबर हो गया, ये भी इसी के बराबर हो गया, ये भी इसी के बराबर हो गया, यानी कि BF बाई FE भी BD बाई DA के बराबर हो गया, है ना। और AD बाई, एक मिनट, BF बाई FE BD बाई DA, BD बाई DA, और जब मैं BE बाई EC कहूंगा तो ये भी BD बाई DA। मैं लैंग्वेज लिखने से बच रहा हूं ताकि वीडियो कम से कम में टाइम में हो, लेकिन वही दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि LHS दोनों में बराबर है, तो ये बराबर हो गया। अब 2 क्वेश्चन इसके अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं और कल आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। वो है आपका वो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन। कहता है ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है कि ABCD ट्रेपीजियम है, ABCD।
और जिसमें कहता है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। और इसमें कहता है इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, तो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। हालांकि मैंने इसके स्लाइड्स के साथ बना रखे हैं, तो आगे पिछले वीडियो में 101% हर एक वीडियो में मिलेगा ये क्वेश्चन। ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें कहता है कि ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में ओ सी प्रूव करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले मैं ये बराबर इसके अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, और ये बराबर इसके वर्टिकल कोण, है ना। पूरा सॉल्यूशन उस वीडियो में ऑलरेडी है, मैं केवल क्विक रिवीजन करा रहा हूं। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो फट से समझेगा। ये एंगल इसके बराबर, ये तो एंगल एंगल से, कोण कोण से समरूप हो गया। समरूप होने के बाद ए ओ बाई ओ बी जो हमें लाना है, ए ओ बी, और यहां लिखिएगा सी ओ डी, जो ए की जगह सी ओ डी, और ये सिमिलर का साइन। तो ऐसे में क्या होगा, ए ओ बाई ओ बी सी ओ, देखिए ए ओ बाई ओ बी सी ओ बाई ओ डी हो गया सिमिलर। अब ऐसे क्वेश्चन में आपके पास कई बार इसकी वैल्यू दे दी जाती है, कहा जाता है 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये निकालो। आराम से यहां वैल्यू रख दीजिए, कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकल जाएगा, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में कहता है इक्वल दिया है, तो इसको आप क्या प्रूव करो कि ये ट्रेपीजियम है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करेंगे तो एंगल इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल होते ही हम कह देंगे कि ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो यानी कि 6 चैप्टर पूरा का पूरा मिलाकर सबसे ज्यादा वेटेज है, इससे भागना नहीं है। अभी आप एनुअल टर्म के एग्जाम से पहले ही इसकी अच्छी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका, है ना। थ्योरम्स को अच्छी तरह कर लीजिएगा, इसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। अब जब 7 चैप्टर की बात करें हम, तो 7 चैप्टर में 2 ही मेन फॉर्मूले हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं, है ना, और दूसरा सेक्शन फार्मूला है। अब इसमें छोटे मोटे 1-2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, जो मैं आपको इसमें बता भी देता हूं। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। जैसे कि हम जब 7 चैप्टर की बात करें, तो इसमें तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो डिस्टेंस निकालने का है, उसके बाद डिस्टेंस के बाद यहाँ कॉलिनियर, कोई भी पॉइंट को कहता है कॉलिनियर है। तो ये ध्यान रखिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है एक स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ही है वो, कि अगर वो कॉलिनियर है तो, यानी कि एक सीधी रेखा है। अब ऐसे में जैसे ये सीधी रेखा है, ए बी बी सी पी क्यू जो भी है, तो ऐसे में कहता है कि ये कॉलिनियर है, तो ए बी सी है, तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी मिलाकर ए सी होगा। तभी तो लाइन एक, अगर थोड़ी बहुत भी टेढ़ी होगी तो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये तो होगा, या तो लाइन ही नहीं बनेगी। तो इसीलिए कॉलिनियर में। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी बात करूं, ये वाला क्वेश्चन जो फिगर बना हुआ है आपके किताब में, और इसमें होता क्या है कि आप कोऑर्डिनेट्स देखिए, है ना। ये x है, ये y है ना, और यहाँ बॉक्स गिन लिया कीजिए। कोई कहे कि यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं ये 3 पे है और ये 2 पे है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, पहले x फिर y, यानी कि ये पॉइंट हुआ 3, 2। तो ऐसे ध्यान रखिए, पहला काम तो बॉक्स से हम पॉइंट को निकालना समझे। पॉइंट निकालने के बाद डिस्टेंस फार्मूला दूसरे का भी दे रखा है, तो वहां से वो बॉक्स देखिए, ऊपर वाला देखिए, वो देखिए, वो मान लेते हैं 6 और 7 हो गया। तो ऐसे में डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करें, है ना। हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। और हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस हो, एक बार पहुंच। अब जैसे कि क्वेश्चंस है हमारे पास इक्विडिस्टेंट वाले, ये पेपर में अक्सर आते हैं। जैसे कि ये पी पॉइंट है और इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट यानी कि समदूरस्थ है, यानी कि ये दूरी इसके बराबर है, पी ए बराबर पी बी। तो आप ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में होता है कि एक्स एक्सिस पे, ये 1-1 नंबर का भी क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे 0 एक्स का होगा और वाई, यानी कि ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स का पॉइंट, वाई का 0। वाई एक्सिस का मतलब है वाई का पॉइंट और एक्स 0, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। दूसरी बात, अगर कोई पॉइंट ऐसा दिया जाता है जिसके अंदर कोई लाइन पैरेलल है ना, तो जैसे x बराबर या y बराबर कोई कहता है 2 है, तो y बराबर 2 है, तो ये y x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x बराबर 3 है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड,
केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये होता है केंद्रक का फार्मूला। यानी कि ये मिड पॉइंट से निकलता है, ये a b और ये c है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3। हालांकि इस पे मैं कई क्वेश्चन मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी है, कोऑर्डिनेट देखेंगे, कोऑर्डिनेट के अलग वीडियो है, आप उसमें डेप्थ में देख सकते हैं। मैं अभी केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूँ रिवीजन के तौर पे, आप देखिए इसको। जैसे कि इसमें कई बार ये पॉइंट दिया हुआ है 2 4, ये 3 5 है ना, और ये 6 3, या ये नहीं दिया ये दे दिया है, फॉर्मूला लगाइए, केंद्रक का आराम से निकलेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एक क्वेश्चन सेक्शन फार्मूले पे आता है अक्सर, और वो ये होता है कि ये कहता है कि 3:5 है, तो ये पॉइंट निकालो, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ऐसे m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यानी कि y वाले के साथ m1 m2 ऐसे लेते हैं एक बार के लिए, ये रेशियो इसके साथ, ये इसके साथ। x वाले को जब हम लेंगे तो x का पॉइंट निकलेगा, y वाले को लेंगे तो y का पॉइंट निकलेगा। बहुत आसान है। अगर ऐसे क्वेश्चन में k/1 हम तब मानते हैं जब कहता है फाइंड द रेशियो, तीनों पॉइंट दिया है और रेशियो निकालना है, तो हम k/1 मानते हैं। हालांकि मैं देखिए उन बच्चों का भी ध्यान रख रहा हूँ जिनकी अच्छी तैयारी है, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ। जिसकी कम तैयारी है वो मेन क्वेश्चंस को बोर्ड के हिसाब से अभी से तैयार करें, है ना, वो आपको एग्जाम में भी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे आपका सेक्शन फार्मूला हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। हालांकि 7 चैप्टर की और ट्रिग्नोमेट्री की, मेंसुरेशन की, सारे वीडियो चैप्टर अलग वाइज है, चैप्टर वाइज अवेलेबल है वीडियो, है ना। मैं केवल आपको मेन क्वेश्चंस यहाँ बता रहा हूँ जो आपको कल के लिए पेपर के लिए ज़्यादा जरूरी है। क्विक रिवीजन हो जाए आपको, एक बार के लिए आधा 1 घंटा अगर देख लें तो आपका एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, है ना, और आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए, है ना। अब एक चीज पैरेललोग्राम का रह गया था, वो बता देता हूँ। पैरेललोग्राम में ध्यान रखिए कि अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है तो इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा, a b c d, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो जब मिड पॉइंट AC का होगा, ऐसे में x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, तो बहुत आसानी से वो सवाल हमारा निकल सकता है कि हम दोनों का मिड पॉइंट लेंगे और उसके बराबर इसको ले लेंगे। जैसे ये पॉइंट हमें निकालना है, इधर से निकालेंगे और इधर से निकालेंगे। ये वर्टिसेस नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं ये दिया हुआ 2 4 3 5, है ना, 6 2, और ये x और y ये दिया है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 2 प्लस x बाई 2, और ये पॉइंट फिर गिवन होगा, या तो ये गिवन होगा, है ना, तो ये निकालना है, या तो ये गिवन नहीं है तो ये निकालना है। मतलब इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। यहाँ x मान लेते हैं, x दिया है 5 दिया है, यहाँ पे y नहीं निकालना, यहाँ y गिवन है, तो यहाँ से क्या होगा, 5 प्लस 4 बाई 2, 9 बाई 2 होना चाहिए y की वैल्यू, और यहाँ से y प्लस 5 बाई 2 होनी चाहिए। तो मिला लग रही, एक्चुअली क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, जल्दीबाजी के चक्कर में हो रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को कवर करूँ। में जो हम क्या लिखते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना, ये लाइन हम लिखते हैं। इस लाइन को लिखने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि AC का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 प्लस x बाई 2, यहां से देखें तो, और इधर होगा 3 प्लस 6 बाई 2। अब दोनों तो बराबर होने चाहिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू होगी 9 माइनस 2 यानी कि 6। अब मैं y की निकालनी है, तो जरा देखें, y का मतलब y वाला टर्म लेना है, तो क्या होगा कि y प्लस 5 बाई 2, और इधर से मैं करूं तो 5 प्लस 9 4 बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस 5 4। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकल जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि जब पैरेललोग्राम गिवन है तो हमारे को पैरेललोग्राम के जो मिड पॉइंट्स डायगोनल्स के होते हैं वो इक्वल होते हैं। कई बार क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाने को भी हो जाता है, कहता है कि प्रूव करो कि ये 90 है ना, तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूले से ये तीनों निकालना है, इसका स्क्वायर बराबर ये होगा, इसका स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। बहुत आसान है, अब बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब कहा ना कि थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए मैं क्विक रिवीजन केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड का ही करा रहा हूँ। अब जैसे कि कोई भी पॉइंट्स में k/1 वाला बताया, वो तब मानते हैं जब उसको कहा जाता है कि वो जो है
के रेशियो 1 रेशियो फाइंड करिए। अब देखिए चैप्टर 8 के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी अवेलेबल है, मस्ट डू वाले आप दोनों देख लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाए, जो अक्सर पेपर में आते नहीं है। मैं ज़्यादा बताऊंगा, एक चीज़ तो ट्रिक बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको दिक्कत आए तो आप क्या करिए कि साइन और कॉस में लाने की कोशिश करिए। जैसे 4th का क्वेश्चन नंबर 1 ही बता रहा हूं मैं, देखिए ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है, ये बटे में आपको दिख रहा है ना 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ऐसा कुछ भी है। एक तरीके से देखा जाए तो रेशनलाइज के अकॉर्डिंग आप चल के देखिए, यानी कि 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस से मैं ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का मतलब साइन थीटा हो गया, स्क्वायर मैंने पूरा लगा रखा है। मैं शॉर्टकट में करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल, अगर आपको डेप्थ में समझना है, यहाँ नहीं आ रहा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ तो मैंने शॉर्टकट में 1 बाई साइन क्या हुआ कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन क्या हुआ कॉट थीटा। केवल मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरीके के, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होता है, वो है tan थीटा वाला क्वेश्चन, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा। मैं शॉर्टकट में ही केवल आपको बताऊंगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा वीडियो जितनी स्पीड मैं कर रहा हूं, फिर भी वीडियो क्योंकि ये पूरा कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब देखिए tan है या कॉट है, हम क्या करेंगे tan थीटा 1 माइनस कॉट का मतलब 1 बाई 1 माइनस tan थीटा, और ये चीज अभी कॉट का मतलब 1 बाई tan थीटा, और ये 1 प्लस कॉट थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये tan थीटा यहाँ एलसीएम लिया, नीचे tan थीटा माइनस 1, और ये बटे का tan थीटा ऊपर आया, ऊपर आ गया, और यहां पे एक काम कर रहा हूं मैं, प्लस का माइनस कर रहे हैं, tan थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा है 1 माइनस tan था, कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा है, ठीक है। तो ये 1 बाई 10 हुआ 1 माइनस 1 माइनस tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, है ना। तो ये 1 माइनस tan थीटा है ये। अब जरा ध्यान दीजिए, ये tan थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan थीटा है, इसको भी मैं tan थीटा माइनस 1 कर दे रहा हूं, तो ये प्लस का साइन यहां क्या हुआ माइनस हो गया, 1 बाई 10 ये हो गया। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ tan थीटा माइनस 1 कैंसिल, तो tan स्क्वायर से हो गया ये tan क्यूब थीटा, और यहाँ हो गया ये माइनस 1। अब ये चीज क्या है कि दो ही जगह यहाँ दिमाग चलाना है, एक बार तो tan कॉट को tan में लाया, अब यहाँ ए क्यू माइनस पी क्यू का फार्मूला जब हम खोलेंगे तो ये होगा tan थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, ये और नीचे भी यही है। अब देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, अब ये tan थीटा आ जाएगा, ये tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी बार बार कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसको, है ना। मैं यहाँ केवल क्विक रिवीजन के तौर पे कर रहा हूँ, और ये हो गया tan थीटा बाई tan थीटा 1, tan थीटा बाई tan थीटा ये 1 हो जाएगा। अब ये sec का मतलब हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर, और tan का मतलब हो गया sin थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर cos थीटा चला गया, ये पावर कैंसिल, तो 1 बाई साइन कॉस क्या हो गया sec और cosec, sec थीटा cosec थीटा, और ये हो गया प्लस 1, यानी कि यही प्रूव करना था। तो ये समझिए मैंने सिर्फ इसलिए कराया है कि थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। और एक मैंने जो अभी 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये आपको देखना है जिसको अच्छी तरह आता है, अदरवाइज जिसको कम आ रहा है, जो टफ है, जो जिसके लिए वो आप इजी चैप्टर्स को ही अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हम 9th चैप्टर में देखते हैं। 9th चैप्टर में सिंपल सी बात है कि जैसे ये कहता है कि पेड़ है, यहां से टूट गया गिरा,
ये एंगल बना, तो पेड़ की लंबाई बताइए। हाइट एंड डिस्टेंस यही होता है, जो चीज निकालना है वो देखो, जो चीज दिया है वो देखो, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को करिए। तो देखिए ये दोनों निकालेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर इस क्वेश्चन में जैसे कहता है कि ये है, यहाँ एक झंडा है, इस पे एंगल यहाँ से यहाँ तक बनाता है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक बनाता है 45 डिग्री, है ना। तो झंडे की लंबाई दी हुई है, ये 10 मीटर है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया, तो ऐसे में हम एच और एक्स मानते हैं। पहले में रिलेशन निकालते हैं, दूसरे में हम पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सवाल हो जाता है। ये मैं इसलिए इस पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा कि टेन थीटा और ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन में केस बेस्ड स्टडी बता रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति इस पॉइंट से चलता है, 50 मीटर चलता है, पहले उसके पास 100 मीटर लंबा एक टावर है, तो इसका एंगल वो देखता है कि वो है 6, मान लेते हैं 45 डिग्री है। इसके बाद यहां से 50 मीटर चलता है, तो इसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है जी। तो अब उसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले जब आप 1045 लेते हैं तो ये पूरा निकल जाता है, इस पूरे में से इसको घटा देते हैं तो ये निकल जाता है। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, अगर ये गिवन है और ये नहीं गिवन दोनों, तो 1060 लेंगे तो ये निकलेगा, 1045 लेंगे तो पूरा निकलेगा, इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये निकलेगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन सबसे इजी ये, जिसमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है ना, ये गिवन है और ये दोनों नहीं है, तो हम ऐसे में ये 1060 लेंगे तो ये निकलेगा, 1045 लेंगे तो ये निकलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं कहूं कि ये नहीं दिया, ये दिया है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल का कोई चीज नहीं दिया होता है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि ये एच मानो, ये एक्स मानो, रिलेशन निकालो, फिर इसको इसमें पुट करो, आंसर निकालो। एक्चुअली वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं स्किप ही कर रहा हूँ कई पॉइंट्स को, है ना। केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन में जो बता रहा था कि वो यहाँ से चलता है, इतने मीटर चलता है तो इतनी दूरी हो जाती है, एंगल चेंज हो जाता है, तो बताओ अब उसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेकेंड्स लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये पता है, ये दोनों नहीं पता है ना, तो हम रिलेशन निकालते हैं, और ये अगर पता है तो हम 10 थीटा 60 लेके 45 लेके कर लेते हैं। इसके एक क्वेश्चन और भी ट्रिग्नोमेट्रिक का, खास कर एग्जाम्पल्स वगैरह भी आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे कि खासकर इसका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जो लास्ट के, है ना। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 और डिप्रेशन है 45, है ना, तो डिटरमाइन द हाइट। अब देखिए पहला काम होता है फिगर बनाइए, क्वेश्चन को फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग ऐसे ही होंगी तो ऐसे ही है। अब इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री, इस बिल्डिंग से कहता है केबल टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो ये हो गया, यानी कि टावर एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण है, तो साफ सी बात है ऊंचा होगा। फिर वो क्या कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण है 45 डिग्री, यानी कि ये देखा जाए 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये भी 45 हो गया। ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या कहता है कि 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर हो गया। अब ऐसे में आपको कहता है हाइट ऑफ द टावर बताइए, यानी कि ये टावर की हाइट बतानी, तो पूरा लिख दो इजी से। पहले 1045 लेंगे तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये निकलेगा, फिर 1060 लेंगे तो ये निकलेगा, है ना। फिर इनको और इसको जोड़ देंगे, यानी कि ये 7 है तो ये भी 7, तो जोड़ेंगे तो टावर की हाइट निकलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें और भी कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास एक चैप्टर बचता है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में केवल एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे कि खासकर ये घड़ी है, इस घड़ी में इतने बज के इतने मिनट पे कितना एंगल बनेगा और उसका कितना एरिया कवर होगा। तो आप देखिए 360 डिग्री तो टोटल होता है ना, और 60 मिनट में 360 होता है, यानी कि देखा जाए तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। तो कोई कहता है 15 मिनट है तो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे। कोई कहता है कि पार्क है, इस पार्क में घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे,
इसकी रस्सी की लंबाई 18 मीटर है, तो कितना वो चल पाएगा, तो क्वाड्रेंट चतुर्थांश कहेंगे हम, या तो हम क्वाड्रेंट कहेंगे तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा यहाँ पे भी, तो ये भी एरिया हमारा निकल जाएगा। अगर कोई कहता है कि ये ऐसे ऐसे है तो वो एरिया बताओ जो कि इसमें कवर नहीं, ये बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से इसको चारों को यानी कि 4 गुणा 1/4 करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा देखा जाए, तो हम काट देंगे, आंसर निकल जाएगा, है ना। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है उसमें हम एरिया रिलेटेड सर्कल में इसके अलावा कुछ खास आपके पास है नहीं, सिंपल क्वेश्चंस है जो कि एक्सरसाइज के ही हैं, और डिटेल में जाने के लिए आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टेट्स का जब हम क्वेश्चन करते हैं, स्टेट्स में आपको ध्यान रखना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी बच्चे को जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास ऑलरेडी 11 प्रोबेबिलिटी भी है, 11 मार्क्स का है लेकिन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे आपके पास। अब इसमें 2-3 एडिशनल क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और भी, जैसे कि मीन मीडियन मोड निकालना, तीनों के फार्मूले, जो फार्मूला इजी लगे आप उस फार्मूले से कर लीजिए, है ना। समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये एक सिंपल फार्मूला होता है जो मीडियन का है, मीन का है। मीडियन का निकालना है तो मीडियन के लिए भी आप क्या करते हैं, तीनों का मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ। एक्स बार है तो समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ, यहाँ पे एफ आई एक्स आई ये सब की कोई नहीं, जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, है ना, वो निकालिए कर दीजिए। मीडियन का जब हम निकालते हैं तो L1 प्लस एन बाई 2 माइनस सी बाई एफ इंटू आई, है ना, आई लिखो, सी लिखो, एच लिखो, सब क्लास इंटरवल होता है, तो एम की वैल्यू है जो टोटल है। इसमें मीडियन निकालते हैं तो हमें सी एफ निकालना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, और जो मीन निकालते हैं तो उसमें एक्स निकालना पड़ता है, एक्स यानी कि मिड वैल्यू होता है। अब मिड वैल्यू में ध्यान रखिए कि क्वेश्चन है 0 से 9, 10 से 19, तो इसको हम बदलेंगे पहले, है ना, यानी कि 9.5 0.5 से, है ना, इसको करेंगे 19.5 या 9.5 से, यानी कि ये इस तरह का टेबल पहले बनाएंगे, चाहे वो मीन का हो या मीडियन का हो या मोड का हो, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मीडियन वाले में मोर देन लेस देन के आने के चांसेस कम है, उसका केवल ग्राफ है ना, जैसे 0 से ज्यादा तो सब होंगे, 10 से ज्यादा तो ऐसे ऐसे घटते चले जाएंगे। जब मैं मोर देन कहूंगा, मोर देन 0 तो सारे होंगे, तो ये वाला, तो ये मोर देन का ग्राफ हो गया। लेस देन 0, ये जैसे लेस देन 100 तो ये घटता जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसके बीच का जो पॉइंट आता है वो मीडियन होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो मोड निकालते हैं उसको जेड से हम डिनोट करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में C, ये होता है मोड का फार्मूला। तो अब ध्यान रखिए, तीनों में फार्मूले बिल्कुल याद करिए, प्रैक्टिस आज करिए, ताकि आपके इसमें 11 नंबर है, 11 का वेटेज भी बढ़ जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा ही नंबर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके 13 प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है, तो 11 मार्क्स तो होंगे यानी कि, तो इस तरीके से आप करिए। और एक क्वेश्चन अब देखिए, 3m माइनस 2x बार बराबर जेड, ये एक रिलेशन है तीनों में। कई बार मीडियन और मीन दिया होता है तो ये हम वैल्यू रखते हैं, मान लो मीडियन दिया है 40 तो 3 इंटू 4 40, मीन दिया है 50 तो 2 इंटू 50, है ना। अब ये क्या हुआ, 120 माइनस 100, तो ये हो गया आपका 20 जेड। अब कोई कहता है जेड की वैल्यू दी है, ये नहीं दी, तो उसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। जैसे मान लेते हैं जेड कहता है 50 है, तो ये लिख दिया 50, 3m यानी कि 3 इंटू 60 माइनस 2x बार, हमें ये निकालना है, तो 2x बार इधर आ गया, ये हो गया 180 माइनस 50, ये प्लस 50 इधर आके माइनस हो गया, तो x बार क्या हुआ 130 बाई 265। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे रिलेशन निकालना होता है। मैंने कोशिश की है चैप्टर 1 से लेकर अंत तक जितना भी हो सके रिवाइज कराने की। उम्मीद है आप एक क्विक रिवीजन की कोशिश होती है इस बार मिड टर्म का। पहली बार मैं 10th का भी वीडियो आज पहली बार बना रहा हूँ, 9th और 11th का बनाया और अच्छी सफलता मिली। काफ़ी टीचर्स और बच्चों की तरफ से अप्रिशिएशन के कारण मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं सभी वीडियोस को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें भी काम चल रहा है। एडिटिंग का टीम में मेरे कुछ साथी और भी हैं, उनको बैक डोर पे काम कर रहे हैं। सबको थैंक्स, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके सामने सारे के सारे कंटेंट का एक क्विक रिवीजन कराऊँ। ये जो 1 डे बिफोर की तर्ज पे ही है मिड टर्म एग्जाम स्पेशल, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप आगे के टॉपिक्स को ना करें या डेप्थ में ना करें या एडिशनल ना करें।
एडिशनल को आपको करना ही करना है। जिसको जितनी अच्छे नंबर चाहिए उसको उतनी ही मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। ये है केवल इसका मकसद कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे तरीके से काम करें, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ये मैंने जो कोशिश मिड टर्म एग्जाम की है, इसमें ये किया है कि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो एनुअल वाला है उसको करना है कि नहीं करना है। कई बार वो खासकर क्वाड्रेटिक और लीनियर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये वाला चैप्टर आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने अलग से कोशिश की। लेकिन जो भी कंटेंट पिछले साल का है आप उस वीडियो को देखिए, उसमें से जो जो टॉपिक आपके चैप्टर में, जैसे मान लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आना तो आप उसको स्किप करिए और आगे देखिए। मेन जो 50-50 क्वेश्चंस के जो मैंने सेट दिए थे वो 101% इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने मेन क्वेश्चन टेक्स्ट बुक आज रिवीजन कराया है। टेक्स्ट बुक का ऑलरेडी सॉल्यूशन भी मैंने अटैच किया हुआ है एक वीडियो में जिसमें म्यूजिक के साथ है वो, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी पहल पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खासकर ये जो 9th क्लास का जो अभी वीडियो था रात को मैंने 1 बजे अपलोड किया था और 5 घंटे में 1000 बच्चे ही देख पाए उसको। लेकिन वही है कि टाइम की कमी होती है कई बार। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, अपने दोस्तों के पास भी भेजेंगे और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।